नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। महाराष्ट्र में 3 दिन से चल रही रेजिडेंट्स डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है, ऐसा सरकार ने दावा किया है, महाराष्ट्र सरकार ने। लेकिन महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स यानी MARD अभी भी इसे अफवाह करार दे रहा है। वो कह रहे हैं कि हड़ताल खत्म नहीं हुई। सवाल है कि रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल के दौरान जिन 58 मरीजों ने दम तोड़ा, उसका जिम्मेदार कौन है? डॉक्टर को धरती पर भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन क्या उसी भगवान की वजह से इन घरों में मातम पसरा हुआ है? अपनी सुरक्षा की मांग करना हर किसी का अधिकार है, डॉक्टरों का भी है, लेकिन उसका क्या कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता था? आखिर किसी भी हालत में किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करने की इजाजत क्या किसी को भी दी जा सकती है? बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज हम इन्हीं सवालों को उठाएंगे कि आखिर 58 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन, और हम बात करेंगे तमाम बड़े पैनलिस्ट से जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस डिबेट में। लेकिन इससे पहले कि हम उनसे बात करें, ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में 3 दिनों से चल रही रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। सरकार की सख्ती के बाद डॉक्टर्स को यू टर्न लेना पड़ा, लेकिन सवाल यह है कि 3 दिन में 58 मरीजों की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर 3 दिन हड़ताल करने के बाद डॉक्टर्स को क्या हासिल हुआ? अब मुझे लगता है इतना सब होने के बाद, कहने के बाद, उनकी जो जो और आर्डर्स मांगे थी वो भी हमने पॉजिटिव उसको लिया है, और 1 महीने के अंदर ये पूरा ये जो सब इसलिए जो सुधार लानी है ये हम लाएंगे, ऐसे मैंने उनसे कहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम 8 बजे तक वहाँ पे हॉस्पिटल में सब लोग हम लोग स्ट्राइक है हमारा, या जहाँ हम लोग छुट्टी पे गए तो कैंसिल करके हम लोग पूरे वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। बिग स्टोरी का आज का पहला सवाल है कि 3 दिन में 58 मौत का जिम्मेदार कौन? दूसरा सवाल, मरीजों की जान से खिलवाड़ क्यों? तीसरा सवाल, संवेदनहीन हो गए हैं डॉक्टर? चौथा सवाल, जल्दी क्यों नहीं जागी सरकार? पांचवा सवाल, हड़ताल से डॉक्टर्स को क्या मिला? तो हड़ताल से डॉक्टरों को क्या मिला, और हड़ताल खत्म नहीं हुई है तो डॉक्टर आखिर वो कौन सी मांगे जिनको मानने के बाद हड़ताल खत्म करेंगे? क्योंकि सरकार दावा कर रही है कि हड़ताल खत्म हो गई है, डॉक्टर कह रहे हैं या उनका एसोसिएशन कह रहा है कि हड़ताल खत्म नहीं हुई है, सरकार अफवाह फैला रही है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए राम कदम होंगे, MLA हैं बीजेपी के। मेरे साथ प्रियंका चतुर्वेदी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है। अरविंद सावंत है मेरे साथ जुड़ रहे हैं, MP हैं लोकसभा में शिवसेना के। क्लाइड क्रैस्टो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, NCP के स्पोक्स पर्सन है। डॉक्टर सागर भालेराव, रेजिडेंट डॉक्टर, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के नागपुर से मेरे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर DR राय हैं, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी IMA के। और मेरे सहयोगी राकेश त्रिवेदी इस वक्त मुंबई से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले राकेश आपके पास आऊंगा, आप सभी लोगों का स्वागत है। राकेश, जरा जल्दी से स्थिति क्लियर कीजिए। खबर यह आई कि हड़ताल खत्म हो गई है, मेरे साथ डॉक्टर राय बैठे हैं, कह रहे हैं हड़ताल खत्म नहीं हुई। MARD कह रहा है कि हड़ताल खत्म नहीं हुई। स्थिति क्या है, हड़ताल खत्म हुई है या नहीं हुई है, जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूजन का माहौल है। मैं मुंबई के KEM अस्पताल के बाहर हूँ। यहाँ पर परिवार वाले आपको जो दिख सकते हैं वो अभी भी परेशान हैं। अगर मैं आपको कोशिश करूँ यहाँ के सिक्योरिटी की दिखाने की, तो यहाँ पर कोई भी जो शख्स है वो अस्पताल के भीतर तक नहीं जा सकता है। मीडिया तो दूर की बात है। गेट पर जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी यहाँ पर डिप्लॉय की गई है, बाउंसर्स लगाए गए हैं। अगर सिर्फ इमरजेंसी के आप पेशेंट हैं तो किसी इक्का दुक्के लोगों को छोड़ा जाएगा, वरना बाकी पेशेंट्स को कोई देखने को तैयार नहीं है। मेरे साथ यहाँ पर एक परिवार भी है, एक लाइन में जो है मैं उनकी क्या दिक्कत है आज उन्हें सामना करना पड़ा वो आपसे पूछना चाहूंगा। मैडम, आप बताइए आपको क्या तकलीफ हुई आज? मेरे पापा को कल रात 2 बजे हार्ट अटैक आया। मैंने एम्बुलेंस को फोन लगाया, हम आते आते सिर्फ बोलते रहते लेकिन आए नहीं। और आज जब सुबह जैसे हम लोग कॉल करे तो वो बोलते हम आएंगे, फिर बोलते प्राइवेट का पेशेंट हम यहाँ नहीं। आपके किसी रिश्तेदार को हार्ट अटैक आया था, फिर आपने एम्बुलेंस मंगाई, कितने टाइम के बाद रिस्पॉन्स मिला? रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं मिला। बोलते 2 मिनट में आएंगे, 5 मिनट बोलेंगे, 108 पे कॉल किया, बोलते पुणे का ऑफिस है, कुछ नहीं, थोड़ा भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। अभी क्या डॉक्टर्स आ गए हैं अंदर? अभी डॉक्टर से आ गए, और सुबह से अभी तो एम्बुलेंस का फोन भी नहीं। अभी भी ट्राई किया ना ऑनलाइन पे, तभी भी वो कुछ बोलते भी नहीं, बोलते आएंगे और कुछ भी नहीं। मैं आपको ये बात बता दूं कि यहाँ पर जब हमने अंदर जाकर के जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की तो इनका ये कहना है कि अभी तक अस्पताल प्रशासन के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है कि ये जो स्ट्राइक है वो खत्म हो चुकी है या नहीं हुई है। डॉक्टर्स कब आने वाले हैं, कितने बजे से? नहीं राकेश, ठीक है, मुझे ये दिख रहा है, आप भी जैसा बता रहे हैं कि कंफ्यूजन की स्थिति बरकरार है। लेकिन एक चीज बताइए राकेश, 58 लोगों की मौत की खबर है। ये 58 लोगों की मौत इसी हड़ताल के दौरान हुई है। ये 58 लोगों की मौत का कोई जवाब दे पा रहा है, चाहे वो राज्य का हेल्थ डिपार्टमेंट हो और चाहे ये डॉक्टर हो? किसी ने कुछ इस बारे में कहा है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए 58 मौतों के बारे में कोई कहने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ बीएमसी जो है कार्रवाई की बात कर रही है, सरकार कहती है कि हम कार्रवाई करेंगे। हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई थी डॉक्टरों को, लेकिन डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से कोई इस बात की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। एक मौत हुई है जो कि दुखद घटना हुई है, या किसी पर अगर हमला हुआ है तो ये दुखद घटना है, किसी डॉक्टर पर हुआ है, लेकिन उसके बदले में इस तरीके से जो निर्दोष 58 लोगों की जानें गई हैं, उसके लिए जवाबदेही कौन तय करेगा, कौन इसके लिए जवाबदारी लेगा, ये अभी तक जो इस पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जैसा कि राकेश, मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर एक रिलेटिव हैं जिनके रिश्तेदार को जो हार्ट अटैक आया, अगर खुदा ना खास्ता वहां पर कुछ हो जाता तो वो 58 का आंकड़ा और बढ़ सकता था। इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? ठीक है राकेश, बिल्कुल राकेश, आप मेरे साथ रहिए और मैं अब जाऊंगा डॉक्टर सागर भालेराव के पास। डॉक्टर सागर भालेराव, डॉक्टरों का जो प्रोफेशन है, मुझे लगता है इस धरती पर सबसे रेस्पेक्टेड प्रोफेशन में से एक है, और वी ऑल रेस्पेक्ट डॉक्टर सर। लेकिन डॉक्टर जो भगवान के दर्जा जिसको दिया जाता है, वही डॉक्टर हड़ताल पर चला जाए और उसी डॉक्टर की वजह से एक नहीं, दो नहीं, 58 लोगों की मौत हो जाए, डॉक्टर सागर भालेराव, तो कहां से एक्सेप्टेबल है सर, और कहां से जायज है? आपको अपनी सुरक्षा का हक है, आपको अपनी मांग उठाने का हक है, लेकिन जब आप किसी प्रोफेशन में आते हैं तो उसके साथ कुछ ड्यूटीज जुड़ती हैं। आप जब एक डॉक्टर की ओथ लेते हैं तो उसमें कुछ ड्यूटीज आपके साथ जोड़ी जाती हैं। इन 58 लोगों की मौत क्यों ना कहें कि इन डॉक्टरों की वजह से हो गई? नहीं, देखिए यही अपने समाज की दिक्कत है। डॉक्टरों की वजह से मौत नहीं हुई। अगर आप देखेंगे कि ये 3 दिन पहले के, अगर आप स्ट्राइक के पहले का अगर आप आंकड़ा निकाले मौतों का, तो शायद हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो या इसके आसपास ही हो। मुझे ये नहीं लगता कि ये डॉक्टरों की वजह से हुआ है। बेसिक चीज़ ये है कि ये जो 58 मौतें हुई, इनका कारण क्या था? वो कितने क्रॉनिक इलनेस से पीड़ित थे, उनको कितनी ज्यादा मात्रा में इंजरीज थी, किसी भी बीमारी से पीड़ित थे, डॉक्टरों को उनका इलाज करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? केवल हड़ताल ही एक कारण है? मेरे पास पूरा एक्ट है सर, द महाराष्ट्र मेडिकेयर सर्विसेज पर्सन्स एंड मेडिकेयर सर्विसेज इंस्टीट्यूशन एक्ट 2010। मैं आपको बता दूंगा कि डॉक्टरों को सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं दी गई हैं और डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए क्या कानून है। लेकिन मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, क्या डॉक्टर मरीज की का इलाज छोड़कर हड़ताल करने चला जाए और मरीज की मौत हो जाए तो यह जायज ठहराया जा सकता है? नहीं, आप नहीं, हम हड़ताल करने गए सिर्फ रेसिडेंट डॉक्टर्स, पूरा अस्पताल बंद नहीं था। अस्पताल में हमारे सीनियर लोग थे, हमारे लेक्चरर्स थे, और जो भी अस्पताल का स्टाफ है वो था। अस्पताल को सिर्फ रेसिडेंट डॉक्टर नहीं चलाते। रेसिडेंट डॉक्टर्स हमेशा अपने सीनियर्स के गाइडेंस के अंडर काम करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सीनियर के देखे बगैर कोई भी पेशेंट का इलाज नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अगर रेसिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक पे भी गए या छुट्टी पे गए, कुछ भी, अगर वो किसी भी कारण से अस्पताल में नहीं होते तो अस्पताल। अच्छा, जरा मुझे रेशियो बता दीजिए, कितने सीनियर डॉक्टर हैं और कितने रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं? जरा रेशियो बता दीजिए। मेरे साथ डॉक्टर राय है, मैं उनसे पूछ लूंगा, लेकिन आप बता दीजिए कितने सीनियर डॉक्टर हैं अगर हमारे मुंबई के और महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में, और कितने रेजिडेंट डॉक्टर हैं? हाँ, वो भी ओके। हाँ, अगर आप एक आईजीएमसी यानी मेयो हॉस्पिटल नागपुर की अगर बात की जाए, तो हमारे अगर सबसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो सर्जरी का होता है, इमरजेंसी सर्जरी का होता है, उसमें एक यूनिट में 2 लेक्चरर्स, 2 सीनियर डॉक्टर लेक्चरर, जो सीनियर रेसिडेंट्स होते हैं, जो मार्ड ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आते, जो मार्ड ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आते, 2 सीनियर रेसिडेंट्स होते हैं, 2 लेक्चरर होते हैं, एक एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं। ठीक है, मेरे सहयोगी राकेश कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं समझ गया आपकी बात। आप क्या कह रहे हैं कि रेजिडेंट डॉक्टरों के ऊपर सारी जिम्मेदारी मत डालिए। राकेश, आप कुछ स्थिति क्लियर करना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं अपने दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। बोलिए राकेश। देखिए, मैं एक सवाल यहाँ पर ये भी पूछना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे गेस्ट जो पैनल में वो कह गए थे, एक पेशेंट जब एडमिट होता है तो जो सीनियर डॉक्टर है वो दिन में एक बार विजिट करके उसके हालचाल पूछ करके चला जाता है, लेकिन जो रेसिडेंट डॉक्टर्स जो उनके जूनियर्स हैं वो दिन भर जो है उसका ब्लड लेने से लेकर के, सैंपल लेने से लेकर के बाकी सारी चीजें करते हैं। आज मुंबई के अस्पतालों में यह हालात थे यहाँ पर कि कई सारे जो डॉक्टर्स हैं, रेसिडेंट डॉक्टर न होने की वजह से कोई ब्लड निकालने वाला नहीं था। जो नर्सें थी या जो दूसरा स्टाफ है जो कि क्वालिफाइड नहीं है, वो ब्लड निकाल रहा है, अलग अलग चीजें कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उनके जान के साथ वैसे भी खिलवाड़ थी, और जहां तक ये सारी बातें सिर्फ सीनियर डॉक्टर्स पे ढकेलना, ये भी जायज मुझे नहीं लगता। सुन लीजिए सर, डॉक्टर भालेराव, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं अब जरा अपने पैनलिस्ट के पास जाना चाहता हूं। मेरे साथ राम कदम जुड़ चुके हैं, बीजेपी के एमएलए हैं। राम कदम, सरकार में आप हैं तो जिम्मेदारी आपके ऊपर भी जाती है। राम कदम साहब, 3 दिन तक रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं, 58 मरीजों की मौत हो जाती है। क्या इसकी जिम्मेदारी हम सरकार पर न डालें? क्यों ना हम कहें कि सरकार का फेल्योर रहा कि रेजिडेंट डॉक्टरों से बातचीत नहीं हो पाई? रेजिडेंट डॉक्टर तो हैं दोषी, हम उनके ऊपर तो उनसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सरकार पर इसका जिम्मा क्यों ना डाला जाए सर, इन 58 मौतों का? देखो, इस चर्चा के प्रारंभ में आपको बता दूं, इस चर्चा में आने के पहले
मेरे महाराष्ट्र के जो इस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं गिरीश महाजन जी, उनसे बड़ी लंबी बात हुई और उनके साथ ये सारे माड़ के जो डॉक्टर्स हैं उनकी बैठक हुई शाम को 6 बजे और सभी डॉक्टरों ने उनकी बात मानी है और उन्होंने कहा है कि रात को आज 8 बजे से वो फिर से काम पर लग जाएंगे। इस प्रकार से उन सारे डॉक्टर्स ने नहीं मानी है सर। गिरीश महाजन सर नहीं मानी है। डॉक्टर भालेराव मेरे साथ बैठे हैं, मेरे साथ डॉक्टर राय बैठे हैं, एमएआरडी के प्रेसिडेंट से बात हुई है, वो कह रहे हैं हड़ताल खत्म नहीं हुई है। मेरी जो गिरीश महाजन जी से बात हुई, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं यहां पर आधिकारिक तौर पे बताता हूं कि उन्होंने गिरीश महाजन जी से कहा कि हम 8 बजे काम पर चढ़ जाएंगे। अब बात सुने, आप बुनियादी बात सुने। इन्होंने 10 अलग अलग मांगे रखी, सारी की सारी मांगे सरकार ने कबूल करी। इसलिए करी कबूल कि ये जो 16 कॉलेजेस हैं, ये 16 कॉलेजेस के जो अस्पताल हैं, इसमें सारे गरीब मरीज आते हैं और इस प्रकार से 3100 डॉक्टर अगर उन गरीब मरीजों का गला अगर इस प्रकार से पकड़ेंगे, इस प्रकार से ब्लैकमेल करने की कोशिश होगी तो कहीं ना कहीं वो बात ठीक नहीं है। इसलिए सरकार ने, तो आप कह रहे हैं रेजिडेंट डॉक्टरों ने ब्लैकमेलिंग की, 2 कदम आगे आकर के, साहब आप बड़ी बात कह रहे हैं। ब्लैकमेलिंग विषय ऐसा है, नहीं विषय ऐसा आता है कि एक तरफ हम देखते हैं मरीज और ये जो कॉलेज के सारे जो नौजवान बच्चे हैं, ठीक है, उनकी कुछ मांगे हैं, उस मांगों का भी सरकार पॉजिटिवली विचार करना चाहती है। उनका भी कॉलेज का जो वर्ष है वो वेस्ट नहीं हो, इस प्रकार से सरकार बड़ी सहानुभूति के भाव से दोनों ओर देख रही है। पर ये कौन सा तरीका कि एक सरकार यहाँ की महाराष्ट्र की सारी मांगे डॉक्टर की कबूल करती है। उनको गार्ड चाहिए थे 1100 गार्ड, 1100 गार्ड की मांग सरकार ने वो मांगे अगर आज मानी जा सकती है। प्रियंका चतुर्वेदी को लाऊंगा मैं इस डिस्कशन में। 1 मिनट, प्रियंका चतुर्वेदी, वो मांगे अगर आज मानी जा सकती है तो जब हड़ताल हुई थी उसी समय क्यों नहीं मान ली गई? अगर आज मानी गई, अगर आज मानी गई तो उन 58 मौतों का जिम्मेदार क्या वेट कर रहे थे कि कुछ लोगों की मौत हो जाए उसके बाद मांगे माने? बोलिए प्रियंका। मैं राम कदम जी से पूछना चाहती हूँ, मैं राम कदम जी से पूछना चाहती हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी बिल्कुल पेशेंट्स के लिए तो बनती है पर उन डॉक्टर्स के लिए नहीं बनती जो सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे हैं। आप 3 दिन बाद आकर कहते हैं कि अगर आपने वर्क रिज्यूम नहीं किया, उनकी बातें नहीं सुनते हैं, उनकी तकलीफें नहीं सुनते हैं, कहते हैं हम आपके 6 महीने की जो सैलरी है वो कट कर देंगे। आप उनकी जो भी तकलीफें हैं आप उनसे बात तो करिए। आप लोग कोई बात नहीं करते हैं। हाईकोर्ट का ऑर्डर आकर उनको बता दिया जाता है। आप कह रहे हैं यहाँ पे आकर के 8 बजे स्ट्राइक खत्म हो जाएगी, पर 4000 डॉक्टर्स अब तक स्ट्राइक पे थे, अब 40,000 और ज्वाइन करने वाले हैं और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ साथ मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन भी उनको ज्वाइन कर रही हैं। उससे ही समझ में आता है किस तरीके से सरकार विफल रही है अपने डॉक्टरों की मांग समझने में। बिल्कुल मैं समझती हूँ कि जो मरीज हैं उनका इलाज करना जरूरी है, पर यह भी जरूरी है कि जिस तरीके से मरीज के परिवारजन आकर डॉक्टर्स पे अत्याचार करते हैं, डॉक्टर्स की पिटाई करते हैं, ये तरीके का बात होती है तो उसको भी क्योंकि सरकारी अस्पतालों में ये लगे हुए हैं तो सरकार को समझना जरूरी है क्या क्या डॉक्टरों की तकलीफें हैं, स्पेशली वो जो रूरल एरियाज में काम कर रहे हैं। उन्होंने आपसे क्या मांग की है? सिक्योरिटी की मांग की है। उन्होंने दूसरी मांग आपसे की है कि जो परिवारजन है सिर्फ 2 लोग आए। 1 सेकेंड, इमरजेंसी के समय पे सिर्फ 2 लोग आकर एडमिट कराएं। हमने देखा है किस तरीके से डॉक्टरों पे अत्याचार होता है। डॉक्टरों की सुनाई ना कर आप इस तरीके का बोल देंगे हम 6 महीने उनकी सैलरी काट देंगे, ये किस तरीके का न्याय हुआ? न्याय सब तरफ होना चाहिए, न्याय डॉक्टर्स को भी मिलना चाहिए। राम कदम जी के बाद राम कदम जी जवाब दीजिए, फिर मैं जाऊंगा अरविंद सावंत जी के पास। अधूरे अध्ययन के आधार पर यहाँ पे कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं और मुझे लगता है यहाँ पर मरीजों का विषय आता है। कम से कम उस विषय पे तो राजनीति न करे, इस प्रकार की मानसिकता हम रखते हैं। पर कतई आपकी बात का जवाब दे दूं, जब डॉक्टरों की सारी मांगे सरकार मान लेती है उसके पश्चात तो उन्होंने चढ़ जाना चाहिए। उसके पश्चात कैसा? मंत्री जी ने लिखित स्वरूप में कह दिया कि तुम्हारी मांगे सरकार मान रही है मरीजों को लेकर के। मैं मानता हूं डॉक्टर्स के भी प्रॉब्लम होंगे, उन प्रॉब्लम सुन करके सर आप मानते नहीं मानते इस बीच 58 लोगों की मौत हो गई। सर राम कदम जी ढंग से बैठे। राम कदम जी आप मानते नहीं मानते इस बीच 58 लोगों की मौत हो गई। अरविंद सावंत मैं आपके पास आऊंगा, क्लाइड क्रेस्टो में आ रहा हूं, 1 मिनट रुकिए। अरविंद सावंत साहब, आप मुंबई को और महाराष्ट्र को अच्छे तरीके से समझते हैं, मुंबई के एडमिनिस्ट्रेशन को और महाराष्ट्र के एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझते हैं क्योंकि आप भी सरकार में हैं।
कहां कमी रह गई सर? कौन सी वो कंफ्यूजन है जिस वजह से डॉक्टरों की बात या तो सरकार नहीं समझ पा रही है या डॉक्टर अपनी ड्यूटी नहीं समझ पा रहे हैं, और इस बीच 58 लोगों की मौत हो गई और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि आप इसको हमारी हड़ताल से कैसे जोड़ रहे हैं? पहली बात ऐसी है कि मैं दोनों चीज़ों का समर्थन नहीं करूंगा कि मरीजों के परिजनों जाकर हमारे डॉक्टर्स के ऊपर हमला करें। यह बहुत गंदी बात है, गलत बात है। हम कोई अमरत्व का दायित्व नहीं लेके आए हैं, हर एक को जाना है, पहले समझने की कोशिश करो। डॉक्टर यहाँ इलाज करने के लिए बैठे हैं, खास करके मुंबई शहर में जो बड़े शहर आजकल हो रहे हैं, वहाँ महापालिका या सरकारी अस्पतालों में जो प्रेशर आता है ना, आप कभी जाकर देख लो वहाँ कि 3-4 डॉक्टर में थे, 200-300 लोगों ने घेरा हुआ है, हर एक कहता कि मुझे पहले देखो, मुझे पहले देखो। सर तो आप लोग किस लिए हैं? को हम कभी सर आप लोग किस लिए हैं? सुरक्षा दीजिए ना उनको। एक मिनट, मेरी अभी पूरी बात होने दो, मेरी पूरी बात होने दो, मैं पूरी बात करूंगा। नहीं तो एक तो इतना देर मैं बैठा हूँ, शांति से सुन रहा हूँ, और दूसरी तरफ डॉक्टर पे हमला करना ये गलत जैसा ही है, उसी तरह डॉक्टरों को भी सेवा देना काम है, उनके हड़ताल का भी मैं समर्थन नहीं करता। एक घटना कहीं हुई, उसका प्रोटेस्ट करने के लिए अलग अलग मार्ग है, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं, लेकिन जिन जनता की, गरीब जनता को जिससे उससे कोई ताल्लुकात नहीं है, उनको सेवा नहीं देना, ये कोई मार्ग नहीं है। ये दोनों चीजों का मैं समर्थन नहीं करता हूं। दोनों तरफ बोल रहे हैं, ना तो आप डॉक्टरों के पास तरफ है, सरकार को भी इसके ऊपर कदम उठाने। मैंने अभी तो सर सॉल्यूशन कहां है? आपने कहा सर, नहीं सुनिए सर, सवाल सुनिए सर, आपने कहा 300 लोग घेर लेते हैं 4 डॉक्टरों को, तो उन 4 डॉक्टरों की सुरक्षा का जिम्मा किसका है सर, ये बताइए। है ना, इसीलिए तो बोल रहे हैं ना। वो एक देखिए, हर एक को लगता है 300, मतलब इतनी भीड़ रहती है, उसमें भी वो बेचारे काम करते हैं, वो भी तो इंसान है, ये तो समझ लो, ये है जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी। इसलिए तो उन्होंने अभी कहा कदम साहब ने, और माननीय मंत्री महोदय ने मंजूरात दी थी उसको, कि जो सुरक्षा की व्यवस्था है, वो जो 2010 का जो प्रोटेक्शन एक्ट है डॉक्टरों की, वो करेंगे, आगे चलकर ऐसा कोई हादसा ना हो। अगर कोई उसे इस तरह सर आप क्या बात कर रहे हैं अरविंद सावंत साहब? होनी चाहिए। यू आर अ लॉ मेकर सर। सर सुनिए मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर। 58 लोगों की मौत हो गई, उनको आप कहेंगे कि आगे चल के हम करेंगे? अभी तक हम नहीं कर पाए, 2 साल 2.5 साल हम नहीं कर पाए। सर आपके सामने उन 58 लोगों के परिजन खड़े होंगे और पूछेंगे कि मेरे पिता, मेरे भाई और मेरे घर के परिजन की मौत हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? तो आप कहेंगे कि आगे हम करेंगे, अभी हम नहीं कर पाए। डॉक्टर भालेराव ने जो कहा, नहीं आप उस नहीं, ये गलत होगा। वो तो हमारे डॉक्टरों पे इल्जाम लगाने की बात है। आप ये इन्होंने जो हड़ताल की है, इन्होंने अभी भालेराव ने जो बताई वो सही बात है। सीनियर डॉक्टर्स, प्रोफेसर ये नहीं करते कि ये हड़ताल पे गए तो हम पेशेंट पे नहीं देखेंगे। सर कितने सीनियर डॉक्टर से आपके अस्पतालों में, कितने सीनियर डॉक्टर से आपके अस्पतालों में? इन लोगों से सब गए। बाकी आपने डॉक्टर भालेराव की बात सुनी, आपने डॉक्टर भालेराव की बात सुनी। जी मीडिया रिपोर्टर राकेश त्रिवेदी ग्राउंड जीरो पर है। सीनियर डॉक्टर एक बार आता है, दिन भर रेजिडेंट डॉक्टर देखते हैं मरीज को। किसी एक डॉक्टर का नहीं जिम्मेवारी सर, सीनियर डॉक्टर एक बार आता है, दिन भर देखते हैं डॉक्टर मरीजों को। टारगेट करना भी गलत है। फ्लाइट क्रैश तो मानते हैं इस बात को, सरकार का फेल्योर नहीं है, डॉक्टरों की जिम्मेदारी नहीं है। हम दोनों तरफ बात करेंगे और अपनी जिम्मेदारी से हट जाएंगे। गौरव जी, ये गलत बात कर रहे हो। यही रही है कि बात मैंने दोनों चीजों, आप तो भड़काने की बात करते हो, भड़काने की बात मत करो। सर मैं भड़काने की कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो जवाब मांग रहा हूं आपसे। चाहते हो मैसेज लोगों को? मैं तो जवाब मांग रहा हूं सर आपसे। अब जवाब दीजिए। बात कर रहे हो आप, तो क्या चाहते हो? लोग जाकर बाकी डॉक्टरों को भी मारे क्या? बिल्कुल नहीं, आप सुरक्षा दीजिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आप सुरक्षा दीजिए। आपकी सरकार क्यों फेल रही इस डॉक्टरों को सुरक्षा देने में, ये बताइए। आपको क्या कहना है सर? आपकी सरकार का फेल्योर है, आप डॉक्टरों को सुरक्षा नहीं दे पाए। यहाँ पर जो सर आप डॉक्टरों को सुरक्षा नहीं दे पाए, समर्थन नहीं और इसलिए डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। क्या मैं बात कर सकता हूँ? फ्लाइट क्रैश देखो, सुरक्षा की प्रियंका में आ रहा हूँ, सुरक्षा देनी पड़ेगी। मेरी बात सुने गौरव जी, संक्षेप में सुनिए राम कदम, एक मिनट, राम कदम जी रुकिए। फ्लाइट क्रैश तो गौरव जी, मैं कब से आपकी बातें सुन रहा हूं। सबसे पहली बात तो आपने जो बताया कि MARD है जो मर्ड, जिसके आपको सूचना के अनुसार वो कहते हैं कि स्ट्राइक अभी भी जारी है, और सरकार के लोग कहते हैं कि स्ट्राइक खत्म हो गया। तो इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन है, और सरकार 8 बजे करती है और होता कुछ और है।
उन्होंने 8 बजे ज्वाइन लेकिन करेंगे आपके- ऐसा मंत्री जी को कहा। गौरव जी, शाम को 6 आपके बजे की सूत्रों बैठक के अनुसार में। अभी तक हुआ 8 नहीं बजे है। वो क्या और डिसीजन लेते हैं उस बात को लेकर के आप इस प्रकार से बात नहीं कर सकते। आप नहीं तो यही बात है ना, आप श्योर नहीं है। उन्होंने राम कदम जी, जब आप बात कर रहे थे मैं आपकी बातें सुन रहा था, थोड़ा मेरी बात भी सुन लीजिए ना। अरे आप मेरी बात सुन लीजिए ना, गलत आपकी बात बातें कह सुन रहे हैं। रहा था मैंने मैं। ये कहा उन्होंने 8 बजे वो काम पर चढ़ेंगे। इस प्रकार की बात मार के लोगों ने बिजनेस के सूत्र मंत्री जो जी है से कही। वो गलत है। राम कदम जी तो गौरव अपडेट कर गलत लीजिए आप। information ले रहे राम कदम जी, हैं। अभी एक मिनट राम कदम जी अपडेट कर लीजिए। आपको हो सकता है पहले इन्फॉर्मेशन मिली हो, आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट हो गई, बस इतनी सी गलत बात है। आप है। ये कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं क्लाइड कैस्ट्रो गो अहेड, गौरव आप जी, इतना अपडेट आपके कर लीजिए सूत्रों कि के आपको अनुसार- पहले सूचना मिली थी, अब वो खबर अपडेट हो गई है और एमएआरडी कह रहा है कि हमने अभी कॉल्ड ऑफ नहीं की है स्ट्राइक। आगे बोलिए क्लाइड कैस्ट्रो। नहीं तो बात यही है गौरव जी, ये लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ये कुछ काम नहीं हो रहा है। एमएआरडी के लोग जो है आपके सूत्रों के अनुसार, मैंने आपसे सुनी है बातें कि स्ट्राइक कॉल ऑफ नहीं किया गया। डॉक्टर सागर जी भी यहाँ बैठे हैं, वो भी कहते हैं कि हमारी स्ट्राइक जारी है। ये बात यही होती है कि प्रशासन जो आज बीएमसी हॉस्पिटल देखिए मुंबई में, आप आइए देखिए कितनी चीजें यहाँ पर जो तकनीकी तकलीफें हैं। देखिए हमेशा डॉक्टर की गलतियों से लोगों को जाने नहीं जाती है, तकनीकी गलती है। मशीनें यहाँ सील्ड पैक मशीनें पड़ी है, हमारे मशीन, एक्सरे मशीन, बहुत सारी मशीनें काम ही नहीं कर रही है। प्रशासन ध्यान ही नहीं दे रहा है। जो सरकार चला रहा है बीएमसी में, उनका ध्यान ही नहीं इसके तरफ। वो अपनी अपनी बड़ी बड़ी बातें करे, ऊपर से बातें करे, ये फंड पास करे, ये फंड पास करे, मशीनें मंगा रहे, मशीन सील्ड पैक पड़ी है। क्या पता है आपको बीएमसी के बारे में? अरे आपको क्या पता है बीएमसी के बारे में? सच्चाई आपको क्या पता है? आप मुंबई से हो क्या? सावंत जी, आप मुंबई से हो क्या? क्या पता है आपको बीएमसी के बारे में? सच्चाई आपको क्या पता है बताओ? चलो बीएमसी के बारे में क्या पता है? रिक्वेस्ट है मैं आ रहा हूं राकेश, क्या पता है? राकेश तुरंत आ रहा हूं। पता है राकेश में आ रहा हूं। आपको क्या पता है बताओ? सावंत साहब, पिछले 3 दिनों में आप कौन-कौन से अस्पताल में बीएमसी की क्या सेवा देते हैं? अच्छा आपको पता है क्लाइड कैस्ट्रो आपको पता है क्या? पहले बताओ। नहीं सर हमें पता है, सर हमें पता है। अरविंद सावंत साहब हमें पता है, अरविंद सावंत साहब हमें पता है। क्लाइड कैस्ट्रो एक मिनट, अरविंद सावंत साहब सुनिए, आप जो सुनना चाहते हैं मैं सुनाता हूं। राकेश बताइए आपको क्या पता है बीएमसी के अस्पतालों के बारे में, बताइए राकेश। अरविंद सावंत साहब सुनिए चैनल पे सर, एक मिनट सुनिए आप सुनिए। अरविंद सावंत साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, अरविंद सावंत साहब, मैं राकेश त्रिवेदी मुंबई में पिछले 13 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। अरविंद सावंत साहब, मैं राकेश त्रिवेदी पिछले 13 सालों से मुंबई में रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, बॉर्न एंड बॉटम मुंबई में हूँ। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल जानना चाहता हूँ, आप पिछले 3 दिनों में मुंबई के कितने बीएमसी अस्पतालों में आपने दौरा किया है? अरविंद सावंत साहब, पिछले 3 दिनों में आपने खुद ने मुंबई के कितने सरकारी अस्पतालों का दौरा किया है? मैं मुंबई में बॉर्न एंड बॉटम हूँ, 13 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। आपसे एक छोटा सा सवाल है, अरे भैया मेरी आप खुद कितनी बार गए हैं मुंबई के 3 दिनों में जब से स्ट्राइक चल रही है? ये व्यक्तिगत वैसे ही ठीक वैसे ही मेरे कलीग ठीक वैसे ही मेरे कलीग वहाँ स्टूडियो में बैठे हैं और क्या मालूम है तुम्हें मुंबई के बारे में? क्या मालूम है? हाथ से बाइक आया करके, डंडा आया करके, क्या पता है आपको? चलो कल मैं तो शनिवार को मेरे साथ चलोगे, तड़क से बात करें। शनिवार को मेरे साथ पहली बात तो ये कि आप पहली बात तो ये कि प्लीज मैं आपके साथ आऊंगा। प्लीज सावंत साहब, पहली बार एक सेकंड, मैंने आपको गेस्ट के तौर पे बुलाया, आप मेरे रिपोर्टर से ऐसे बात नहीं कर सकते। एक सेकंड जाकर देख लो। सावंत साहब, आप मेरे रिपोर्टर से ऐसे बात नहीं कर सकते। सावंत साहब, पहली बात नहीं बात कर सकते ऐसे सर। यू आर अ लॉ मेकर, आप लोकसभा के एमपी हैं, कम से कम लोग आनंद देख रहे हैं, उनको तो बताइए एक लोकसभा का सदस्य कैसे बात करता है। सावंत साहब, जैसे आपने कहा ठीक वैसे मेरे कलीग दिल्ली में बैठे हैं और उनका रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं मुंबई से यहाँ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि आपकी सरकार है, आपको जाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरे सावंत साहब, आप अपनी जिम्मेदारी तो बता नहीं रहे और आप मेरे सहयोगी पर सवाल उठा रहे हैं। 13 साल से वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहां पर, उनको कुछ नहीं मालूम। राकेश, मैं आपके पास आऊंगा। राकेश जरा दिखाइए, बताइए अस्पतालों की क्या हालत है, हड़ताल की क्या स्थिति, और आपके पीछे जो लोग खड़े हैं, जो आपके लोग पीछे खड़े हैं, उनसे बात कीजिए, बताइए सबको क्या चल रहा है मुंबई में। तस्वीर जो अरविंद सावंत साहब को देखनी चाहिए, राम कदम साहब को देखनी चाहिए, कांग्रेस के नेताओं को देखनी चाहिए, बीजेपी और शिवसेना तमाम नेताओं को देखनी चाहिए। अगर वो ये दावा करते हैं कि यहाँ पर हालात सुधर चुके हैं तो ये जो लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं इनको आपको पूछना चाहिए। कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पर बाहर भी आए हैं इस चर्चा को सुनते हुए। भाई साहब, आपके साथ क्या तकलीफ हुई आप बताइए। मेरे साथ 15 दिन से मेरे को ऑपरेशन करेंगे, आज आओ, कल आओ, परसों आओ। और पिछले 3 दिन में आप जब यहाँ पर आते तो क्या आपको अंदर जाने दिया जाता? नहीं कुछ नहीं, हमको भेज रहे नहीं थे। हम लोग का कपड़ा धोने का वांदा, खाने का वांदा, रहने का। पेशेंट कहाँ पर?
पेशेंट बाहर ही बैठे रहे। पेशेंट बाहर बैठे थे। हमने आज केस स्टडी भी दिखाई थी कि एक हैंडीकैप पेशेंट जो पिछले 3 दिन से अस्पताल के बाहर लेटा हुआ, हमने दिन में रिपोर्ट दिखाई थी, अंदर जाने नहीं दिया गया। आप मुझे कुछ बता रहे थे कि आपको एम्बुलेंस मिलने में आज कुछ परेशानी हुई। तमाम नेता जो हैं ये चर्चा में शामिल है, क्या उनसे कुछ आप सवाल पूछना चाहेंगे? मैं किस सरकार से सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने सरकार बनाई है, आपने शास्त्री नगर हॉस्पिटल खुला है सरकारी, तो ऐसा सुविधा क्यों नहीं? आईसीयू ही नहीं तो हॉस्पिटल बोल के क्या फायदा ही नहीं ना कुछ। हॉस्पिटल का के लिए खोला है? फिर हॉस्पिटल में आईसीयू तो चाहिए ही, तो 3 सुनिए सावंत साहब, लेकिन राम कदम प्रियंका मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूँ, प्रियंका मैं तुरंत आ रहा हूँ आपके पास, प्रियंका मैं तुरंत आ रहा हूँ आपके पास। लेकिन राम कदम, एक मिनट राकेश रुके। राम कदम साहब, हम ये नहीं कह रहे कि हर चीज परफेक्ट होती है। राम कदम साहब, हम ये नहीं कह रहे कि आपने जो किया उसमें कुछ नहीं किया, लेकिन सर सरकार मदर होती है राज्य की जनता की। आपको उनको एक मां की तरह ख्याल रखना है, आपको उनको सुविधाएं जो वादे किए हैं वो देने हैं। सर 3 दिन से हड़ताल हो गई, डॉक्टरों की जो गलती है वो हम सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप ये कहने पे तुले हैं कि हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई। आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टरों को 400 आदमी घेर ले तो डॉक्टर क्या करेगा? तो सर आप किस लिए बैठे हैं? आपकी पुलिस किस लिए है वहां पर? सुरक्षा दीजिए, मरीजों को सुविधाएं दीजिए, आपको इसीलिए चुन के लाए हैं लोग। प्रियंका मैं तुरंत इनके जवाब के बाद आपके पास आता हूं। और नहीं गौरव जी, मैं 2 बातें यहां पर कहना चाहूंगा और अपेक्षा रखूंगा कि बाकी कोई वक्ता इसके बीच में न टोके। पहली बात तो हमारे यहाँ पे मित्र अरविंद सावंत जी सांसद हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं। हर हफ्ते में जानता हूँ वो स्वयं अस्पताल में जाते हैं। सर आप अपनी बात बताइए। से व्यक्तिगत उनके ऊपर आरोप किए गए, संसद का सत्र चल रहा है तो वो संसद सांसद है तो दिल्ली में रहेंगे। तो जो प्रश्न था वो नहीं, मेरा मतलब ये नहीं कि अरविंद सावंत साहब पर्सनली जाएं, वो सवाल था कि क्या आप लोगों ने वहां जाके स्थिति देखी है? नहीं। और रहा सवाल ये जो डॉक्टरों को घेरने की बात है, देखो सावंत साहब ने सही कहा कि डॉक्टर पर हाथ उठाने का कोई समर्थन नहीं करेगा, और डॉक्टर ने भी समझना चाहिए कि मरीज की उस समय की किस प्रकार के हालात होती है, किस प्रकार के उनके जज्बात होते हैं। तो इसके लिए सरकार की ओर से 1100 गार्ड की सिक्योरिटी अभी नए सिरे से सरकार ने प्रोवाइड की है, जो मार के लोगों ने मान लिया। मंत्री जी ने, सरकार ने उनको राइटिंग में आश्वासित कर दिया कि ये तुम्हारी 10 मांगे हैं, 10 की 10 मांगे महाराष्ट्र के मरीजों का हित ध्यान में रख करके सरकार ने 10 कदम आकर के सारी मांगे उनकी मान ली। अब बचता क्या है? अब 8 बजे हमारी ये बहस शुरू हुई है और उन्होंने कहा कि हम 8 बजे काम पर चढ़ जाएंगे। सर नहीं है अभी भी। ये बात मैं आपके सामने में लाइव, इस बात के मेरे सहयोगी लाइव खड़े हैं, आप लोग मानने को तैयार नहीं है। मुंबई के इतने बड़े हॉस्पिटल से बाहर जी मीडिया संवाददाता खड़े हैं, आपको लाइव बात करवा रहे हैं, वहां पेशेंट की बात सुनवा रहे हैं, आप कह रहे हैं हड़ताल खत्म हो गई। सर आप क्यों नहीं मानते हड़ताल खत्म नहीं हुई? प्रियंका जी, उन्होंने जो 6 बजे जो बात करी वह बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए प्लीज मैं जवाब दे दूं प्लीज। राम कदम जी, मुझसे सवाल पूछा गया है, मैं जवाब दे दूं सर? बोलिए प्रियंका, बोलिए। दीजिए। सबसे पहले तो ये इस बात समझना बहुत जरूरी है कि ये ऐसी सरकार है कि अगर इनके किसी मेंबर या नेतागण के ऊपर किसी तरीके का फियर होता है, सिक्योरिटी फियर्स होते हैं या कंसर्न्स होते हैं, उनको 48 घंटे के अंदर अंदर सुरक्षा प्राप्त कर दी जाती है। डॉक्टर्स बेचारे मांग कर रहे हैं कि हमें सुरक्षा दो, तो उसके बारे में इनको 3 से 4 दिन लगते हैं और फिर कमिटमेंट ये होता है कि हमें 15 दिन और लगेंगे आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में। ये इनकी मांग है। और अगर आप 15 दिन के अंदर अंदर वापस इमीडिएटली रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपकी 6 महीने की हम तनख्वाह कैंसिल करेंगे या पैसे देंगे नहीं। ये इनकी हालत है। ये वो पार्टी है जो सत्ता में है, जो कहती है कि अगर हम किसानों के ऋण माफ की बात करें तो उनके असेंबली मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, एमएलएस को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो सच्चाई ये है। और आज अरविंद सावंत जी को बहुत बुरा लग रहा है मुंबई की बात सुनकर, पर ये सच्चाई है कि जिस तरीके का ये मेट्रोपोलिस है मुंबई, जो सबसे बड़ा शहर माना जाता है देश का, मैं कहूंगी फाइनेंशियल नर्व सेंटर है इस देश का, उसका अगर आप पब्लिक हेल्थ सिस्टम देखेंगे तो शर्मिंदगी होगी कि आज सरकार में ये दोनों बने बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों मिलकर बने बैठे हैं, और बेसिक पब्लिक हेल्थ सिस्टम जगह पर नहीं है। अब आकर यहाँ पर डिफेंड करते हैं। तो किस तरीके का करप्शन का माहौल है, किस तरीके से ना ही डॉक्टर्स को लेकर ना ही जो मरीज आ रहे हैं उनकी सेवा की जाती है, उनका हित को ध्यान में ही नहीं रखते हैं। या अपनी सत्ता का डिफेंस करने में लगे रहते हैं। ठीक है, मैं सावंत साहब से एक रिएक्शन लूं। सावंत साहब आपसे रिएक्शन ले लूं।
एक मिनट राम कदम साहब, सावंत साहब से एक रिएक्शन ले लूं। सावंत साहब रिएक्शन देना चाहेंगे जो यहाँ पर कांग्रेस करेगी? नहीं, आप तो मुझसे कहते हैं हम अधूरी कहानी लेकर आए हैं। आपकी पूरी कहानी की जन्मपत्री मैंने दिखा दी है कि आप लोगों की जन्मपत्री है। मैं आपको जवाब दे रहा हूं, आ रहा हूं मैं आपकी ओर आ रहा हूं। क्या झूठ आपने कहा कांग्रेस इस प्रकार से इस मरीजों के विषय में भी मार्केटिंग कर रही है, उस बात का जवाब देने को आ रहा हूं मैं। हाँ ठीक है, मैं राम कदम आपको दूंगा मौका। सावंत साहब की बात हो जाए। अरविंद सावंत बोलिए, फिर मैं आता हूं डॉक्टर राय आपके पास। मुझे बताना ये था, उन्होंने महानगर पालिका पर इल्जाम लगाया। मेरा बाकी चीजों के लिए मैं उनके खिलाफ नहीं हूं कि नहीं मिल रहा है सेवा। मेरा कहना इतना है कि महानगर पालिका के जो अस्पताल है उनकी क्षमता 75 लाख लोगों की वर्ष में सेवा देने की क्षमता है। आज पता है आपको, मुंबई की महानगर पालिका के अस्पतालों में 1.25 से 1.5 करोड़ लोगों को सेवा दी जाती है। कभी सोचा आपने क्या प्रेशर होगा? और सारी सुविधाएं, मुंबई महानगर पालिका इतनी उत्तम सेवा देश के किसी भी महानगर पालिका रुग्णालय नहीं चलाती, मेडिकल कॉलेज नहीं चलाती। ये सिर्फ मुंबई महानगर पालिका है जो मेडिकल कॉलेज चलाती है, जो मेडिकल अस्पताल चलाती है। कौन सी महानगर पालिका है जो अस्पताल चलाती है? महानगर पालिका का बजट भी तो 5 राज्यों से ज्यादा बजट है, उसके बारे में भी तो आप बात करिए। अभी मेरी पूरी बात नहीं हुई, राज्यों से ज्यादा बजट आपके पास है और आप यहाँ पर आकर अपने आप को सॉरी बता रहे हैं कि आई एम सच अ सॉरी फिगर कि हम इतना कर रहे हैं फिर भी हमें तारीफ नहीं मिलती है। ठीक है, एक मिनट सर, एक मिनट राकेश त्रिवेदी, आपकी पार्टी की हालत देखकर भी आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। राकेश त्रिवेदी के पास जाना चाहूंगा। अरविंद जी रुकिए, एक मिनट में आ रहा हूँ। अरविंद जी सुनिए, राकेश त्रिवेदी कुछ बड़ा अपडेट दे रहे हैं। एक मिनट राकेश त्रिवेदी को लाइए। राकेश त्रिवेदी बोलिए। अभी ताज़ा अपडेट यह आई है मेरे साथ। अभी 2 मिनट पहले जो एक शख्स खड़े थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर केएम अस्पताल में अभी कुछ समय पहले एक और मौत हुई है। काफ़ी दुखद खबर आई है। उनके पिताजी थे जो यहाँ पर 3 दिन पहले एडमिट किए गए थे। उनका ये कहना है, ये रिलेटिव जो थे, जो उनके बेटे थे, उनका ये कहना है कि 3 दिन से यहाँ पर डॉक्टर ना होने की वजह से उन्हें निमोनिया था और बाकी कुछ तकलीफें थी, इसकी वजह से उनकी मौत हो गई। उन्हें अब ये कहा गया कि अगले 2 घंटे के बाद आप यहाँ से बॉडी लेकर जा सकते हैं। वो काफ़ी गमगीन थे, यहाँ पर ज़्यादा वक्त वो खड़े नहीं कर पाए, कुछ बातचीत नहीं कर पाए और इतना हमको बता करके अभी चले गए। एक और आंकड़ा जो है शायद 58 से 59 हो गया है। ठीक है, डॉक्टर भालेराव, डॉक्टर भालेराव, अब इस मौत का भी आप कह दीजिए कि सरकार, सीनियर डॉक्टरों ने इलाज नहीं किया इसलिए मौत हो गई। सामने डिबेट में ये अपडेट आ रहा है, अस्पताल के बाहर मेरे सहयोगी खड़े हैं और वहां पर ये कहा जा रहा है 3 दिन से मरीज भर्ती था, निमोनिया था, इलाज नहीं हुआ और मौत हो गई। अब इसको भी कह दीजिए कि आप इसको मत जोड़िए हड़ताल से। नहीं, ऐसा नहीं है। इलाज नहीं हुआ ऐसा हो नहीं सकता। आप उनको पूछिए कि डॉक्टर कितने बार आके देख के गए, कितना इलाज उनका शुरू था। ऐसा हो नहीं सकता इलाज नहीं हुआ। मरीज को अगर भर्ती किया है तो उसका इलाज होगा ही। वैसी कुछ बात नहीं हो सकती। कौन करेगा इलाज सर? आप लोग तो हड़ताल पर है, इलाज कौन करेगा? साथ में ये पूछिए सर, कौन करेगा इलाज? सिर्फ रेसिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर है। मैं आपको बता दूं, सिर्फ रेसिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर है। बाकी जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वो हड़ताल पे नहीं है, वो अपने हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। अगर सीनियर डॉक्टर दिन में एक बार आके राउंड लेके गाइड करके अगर जाते हैं वो तब जाते हैं। सर मेरे ख्याल से डॉक्टर भालेराव, या तो आप डॉक्टर भालेराव सुनिए, या तो आप जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बेवकूफ समझते हैं, या तो आप एक नई अस्पतालों के सिस्टम की परिभाषा यहाँ गढ़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जितने हम लोग बैठे हैं या जितने लोग हमें देख रहे हैं उनमें से कभी कोई अस्पताल नहीं गया होगा। सीनियर डॉक्टर कितने बार देखने आता है मरीज को सर? बाकी रेजिडेंट डॉक्टर का क्या काम होता है? जी 5 मिनट मैं आ रहा हूँ ब्लड टेस्ट, 1 मिनट। देखिए हम जो है अंडर गाइडेंस काम करते हैं। मेरा कहना इतना ही है कि हम वो लोग जो है वो एक्सपर्ट लोग होते हैं। हमारे सीनियर सब एक्सपर्ट लोग हैं। हम अगर लीव पे गए हैं तो वो हॉस्पिटल में है, मतलब हमारे न होने से मरीज को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए और नहीं होता है। आप ये जो आंकड़े और ये निमोनिया का ये जो भी आप बता रहे हैं, डॉक्टर का प्रोफेशन इतना रेस्पेक्टेड है। और इनको डॉक्टर मतलब भगवान। प्लीज राजनीति मत करिए इस प्रोफेशन के नाम पर, और आप प्लीज राजनीति मत कीजिए इस प्रोफेशन के नाम पर। डॉक्टर राय मैं आपको लाऊंगा बीच में। अच्छा ठीक है, एक मिनट सर, रुकिए आप लोग रुकिए। डॉक्टर डी आर राय मेरे साथ, डॉक्टर डी आर राय बहुत देर से बैठे हैं। आप सब लोगों ने बोला, वो एक बार भी नहीं बोले। मुझे लगता है उनके पास जाना चाहिए। फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी IMA के डॉक्टर राय सर, मैं आपको जब डॉक्टर कहता हूं तो अपने आप दिल में एक रेस्पेक्ट आता है। उसके बाद जब डॉक्टरों पर यह आरोप लगाता हूं कि आपकी वजह से अब 58 की बजाय 59 मौतें हो गई तो दुख भी होता है। लेकिन डॉक्टर राय,
रेजिडेंट डॉक्टर ये बताने की कोशिश करें कि सीनियर डॉक्टर तो थे, उन्होंने इलाज क्यों नहीं किया। वो देख रहे होंगे कि हम बात मान लें और कह दे रेजिडेंट डॉक्टरों की कोई जिम्मेदारी नहीं। देखिए, ये तो नहीं कह सकते कि जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इस समस्या की जड़ के ऊपर आप जाइए। मैं अब आपको इस तरफ लेके जाता हूँ। पिछले 1 साल के अंदर सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर 51 जगह पर डॉक्टरों को पीटा गया है और उसका सीसीटीवी कैमरे के अंदर सब कुछ आया है। पुलिस को रिपोर्टें की गई हैं। 34 केस कोर्ट के अंदर चल रहे हैं। 1 साल हो गया है। इनको गवर्नमेंट ने उनको एश्योरेंस दिया कि हम 800 सीसीटीवी कैमरे लगा देंगे, आपको सिक्योरिटी देंगे। आज वो सिक्योरिटी की बात तो कर रहे हैं कि हमने मान लिया। 1 साल तक क्या आप सो रहे थे? आप ये चाहते हैं कि डॉक्टर, मैं आज फिर भी कहने को तैयार हूं। मैं किसी एक चीज बता दूं, मेरी संवेदना उन लोगों के साथ है जिनके नियर डियर वहां पे उनको इलाज नहीं मिल रहा है या उनको तकलीफ हो रही है। हम कभी भी नहीं चाहते कि समाज में किसी भी व्यक्ति के बारे में बोलिए। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, उन्हीं की बात कर रहा हूं। हमें समझना है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सरकार की जो जिम्मेदारी है उसकी तरफ ध्यान दे। अगर ये समस्या आज ऐसी आई है, ये परिस्थिति आई है, जब धूले के अंदर डॉक्टर को मारा गया तो उस वक्त वहां पे पूरे प्रोसेशन निकलते रहे। सरकार क्यों नहीं जागी, क्यों नहीं प्रोटेक्शन दिया? तो आईएमए क्या कर रहा था? आप लोगों ने डॉक्टर के आपका एक बॉडी है ना, आप लोग जाते हैं डॉक्टर से सरकार से 5 डॉक्टर मिलकर आते हैं, सारे डॉक्टर हड़ताल पर चले जाएं। ये क्या तरीका सही है? गौरव जी, हमारी एसोसिएशन ने पूरा सपोर्ट किया है, सरकार को भी सपोर्ट किया है, उनको भी कहा कि हम आपके साथ हैं, हम आपको यहाँ प्रोटेक्ट। लेकिन उसके बावजूद भी हुआ कुछ नहीं। अब आज की तारीख के अंदर देखिए इतनी पोजीशन खराब हो गई कि वहां पे उनको इलाज नहीं मिल रहा है। और वो कहते हैं कि आज देखिए डॉक्टर अभी हमारे अरविंद जी और ये राम कदम जी कह रहे थे कि एक डॉक्टर 300 मरीजों गिरा रहता है। कभी आपने सोचा है कि हम डॉक्टर के बारे में कुछ सोचें कि उनको ऐसी समस्या ना हो, उसको सिक्योरिटी दी जाए, प्रोटेक्शन दिया जाए? जो कुछ है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं जा रहा। आप मेरे सवाल की तरफ भी नहीं जा रहे। मेरा सवाल है, डॉक्टर हड़ताल पर चले जाएं एक साथ, ये सही है? नहीं, मैं कभी भी नहीं सही मानता इसको, मैं ये भी कह रहा हूं। लेकिन अगर उनको मजबूर किया जाए तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर जब तक काम करता रहे बिल्कुल ठीक है, उसके बाद वो जूते भी खाता रहे, मार भी खाता रहे, लेकिन वहां से कुछ नहीं बोले। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सर मैं दिखा रहा हूं, मैं एक बार फिर से दिखा सकता हूं। मुझे दिखा रहे, मैं आपको दिखा सकता हूं। सर, ये महाराष्ट्र मेडिकेयर सर्विस पर्सन्स एंड मेडिकेयर सर्विस इंस्टीट्यूशंस एक्ट 2010 का, जिसमें एक्ट नंबर 4 सेक्शन 4 ये कहता है इंप्लीमेंट हुआ। एनी ऑफेंडर, वो तो सरकार बताएगी, लेकिन एनी ऑफेंडर attempts or commit or abets or incites the commission of any act of violence in contravention of the provisions of section 3 shall be punished with imprison which may extend to 3 years and which may extend to 50,000 rupees, 3 साल की जेल और 50,000 रुपए का जुर्माना। हम यही कह रहे हैं सर, तो ये तो आपको पहले भी दिया गया है। नहीं, हम तो लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करती सरकार। हमारा अफसोस इस बात का है। मैं आज लॉ मेकर सामने मेरे बैठे, मैं उनसे पूछता हूं, क्या उन्होंने धूले के उन आदमियों को आज तक जेल में डाला? पुणे वालों को जेल में डाला? क्या उनकी बेल उनकी क्यों होने दी? कि कहां पे गए? और उसके बाद प्रोटेक्शन का नाम कुछ नहीं दे रहे। मैं कभी भी डॉक्टर को प्रोटेक्ट नहीं करूंगा अगर वो अपनी ड्यूटी से पीछे जाएंगे। तो आईएमए का ये स्टैंड है। डॉक्टर भालेराव, मैं आपके सवाल को डॉक्टर राम कदम के पास लेके जाऊंगा, लेकिन डॉक्टर भालेराव कह रहे हैं सीनियर डॉक्टर थे, वो इलाज कर रहे होंगे। क्या सीनियर डॉक्टर इतने रेशियो में होते हैं कि सारे मरीजों को बिना रेजिडेंट डॉक्टर के हैंडल कर लें? देखिए, सीनियर डॉक्टर का एक गाइड देने का एक वे होता है, उसके बाद वो अपने पैरामेडिक्स उसको संभालते हैं। मैं जानता हूं कि अगर जूनियर डॉक्टर सीनियर डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता, ये टीम वर्क है, ये मैं बिल्कुल मानता हूं। भालेराव साहब सुन लिया आपने, लेकिन राम कदम जी पहले आप जवाब दीजिए। भालेराव रुकिए, राम कदम जी आप जवाब दीजिए। 2010 में भी एक्ट आया था, इंप्लीमेंट नहीं किया आपने। सरकार ने नहीं किया। उसमें प्रियंका आपका भी स्टेक है। प्रियंका, 2010 में जब ये एक्ट आया था, सरकार आपकी थी। इंप्लीमेंट हो जाता सही से तो आज ये डिस्कशन और आज ये डिबेट नहीं करनी पड़ती, या इन 58-59 लोगों की शायद मौत भी नहीं होती। पहले राम कदम, फिर प्रियंका, आपके पास आता हूं। राम कदम जी। नहीं, देखिए, हाँ जरूर। देखो, इस विषय में मैं यहाँ पे स्पष्टता से कह दूं कि जहाँ पे धुलिया में घटना घटी या बाकी जगहों पे घटना घटी, जिन्होंने कानून हाथ में लेने की कोशिश की है, सरकार ने उन सारे लोगों पर कार्रवाई की है। और रहा सवाल, कुछ देर पहले कांग्रेस के नेता यहाँ पे कह रही थी कि 3 दिन से वो सिक्योरिटी मांग रहे हैं। पुलिस की सिक्योरिटी तो पहले दिन से उनको देने की सरकार ने तैयारी दी है और देनी है, सभी को देनी है। सर, दी नहीं ना। विषय सुने मेरी बात। नहीं, सरकार पहले दिन से दे रही है। जो परमानेंट सिक्योरिटी गार्ड की बात है, 1100 घंटे से कम मेरी बात सुने आप, मेरी बात सुने आप। सुनाइए। मैं वही आपको कह रहा हूँ, पुलिस की सिक्योरिटी वहां पे
अगर आपको इस विषय की भी अगर आपको निचली राजनीति करनी है प्रियंका, तो आपका स्वागत है, पर कृपा करके ये लोगों के जज्बात की बात है, इसको गंभीरता से राजनीति की बात नहीं है हम 1100 सिक्योरिटी गार्ड, परमानेंट 1100 सिक्योरिटी गार्ड, इसकी बात हो रही है। और ये बात सरकार ने पहले दिन मानी। और जब धुलिया में घटना घटी तो गिरीश महाजन जी ने स्वयं सामने से उनको डाकर के राम कदम साहब सुनिए आईएमए क्या कह रहा है। राम कदम साहब सुनिए आईएमए क्या कह रहा है। 1 साल पहले प्रॉमिस किया था आपने, आज आप मान नहीं रहे, हड़ताल होगी तब कह रहे हम देंगे। राम कदम जी, आदरणीय राम कदम जी, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा, हम मरीजों के बारे में राजनीति ना करें, हम मरीजों के बारे में राजनीति ना करें, हम उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनकी सिक्योरिटी के बारे में बात करें। जो आप 1100 गार्ड की बात कर रहे हैं, 1 साल पहले आपने ये प्रॉमिस किया था, आपने ये प्रॉमिस किया था कि 800 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। आज जब हड़ताल हुई तब आप फिर जागे, 1 साल तक आप लोग सोते रहे। उस वक्त आप कहां थे? मैं आपसे आदर से पूछता हूं, आज आपको सिक्योरिटी की, जब आप दौरे पे जाते हैं आपके आगे पीछे सिक्योरिटी होती है, डॉक्टर 24 घंटे वहां पे काम करता है, सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं है, पुलिस के होते हुए डॉक्टर पिटता है, उस वक्त भी आप कुछ नहीं बोलते हैं। ये बताइए मेरे को उसके बारे में। जिस समय सरकार ने डॉक्टरों से भेंट करके बात की, सरकार ने जब डॉक्टरों से भेंट करके बात की, उसी दिन से सरकार ने इस ओर पॉजिटिवली कदम उठाया है। आप ये नहीं कह सकते कि सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम शुरू है, सब जगह पे लग रहा है कैमरा। आदरणीय राम कदम जी, 1 साल पहले मेरे डॉक्टरों ने ये डिमांड आपसे की थी। बात ये उठती है, ये लोग इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि धुलिया में घटना घटी तो पूरे महाराष्ट्र के मरीजों को हम इस प्रकार से कॉर्नर करना डॉक्टरों ने मिलकर के, ये शोभा नहीं देता। हम डॉक्टरों की भी राम कदम जी, क्या ये फेयर है कि सारी जिम्मेदारी आप डॉक्टरों पर डाल दें? आप तो इतने अच्छी बातें कर रहे हैं, आप तो इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। गौरव जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है, बड़ी नम्रता के साथ, ये डॉक्टर की गौरव जी, नम्रता से आपको मेरा एक प्रश्न है। प्रियंका आ रहा हूं, प्रियंका एक मिनट, महाराष्ट्र की बात पूरी हो जाए। नहीं, महाराष्ट्र की सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस सरकार ने जब पहले ही दिन डॉक्टरों की सारी मांगे मानी, तो ये कितना पॉजिटिव कदम है। सर, मानना और इंप्लीमेंट करना में अंतर होता है, लिख करके मानने में और इंप्लीमेंट करने में अंतर होता है। कानून तो 2010 में भी आया, सुरक्षा मिली क्या डॉक्टरों को? बात मानी ना, इंप्लीमेंट। सर, कानून तो कांग्रेस लेकर आ चुकी है, सुरक्षा मिली क्या डॉक्टरों को? प्रियंका जवाब दीजिए। प्रियंका, 2010 में भी कानून आया था। मुझे बात बताओ, कानून तो 2010 में भी आया था, आज तक डॉक्टरों की मांगे पूरी नहीं हुई। आप भी रह चुके हैं सरकार में और अभी इनकी सरकार है। ये कानून आज की तारीख में 18 स्टेट्स के अंदर आ चुका है। आईएमए अपने लेवल से हमेशा कह, एक मिनट सर, प्रियंका बोल रही है। मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। 2010 में हाँ, ये शायद एक्ट आया होगा, मेरे पास उसकी ज्यादा जानकारी नहीं है। हो सकता है एक्ट आया हो और हमसे इम्प्लीमेंट करने में कहीं नाकामयाबी रही हो, पर उसका 2014 में हम परिणाम भुगत चुके हैं। ये सरकार उस भरोसे पे आई थी कि जो काम हमसे नहीं हो पाए थे उन मुद्दों को वो हैंडल करेगी। अब आपके सामने एक प्रवक्ता बता रहे हैं कि 1 साल पहले प्रॉमिस किया गया था डॉक्टर्स को कि उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी का जो भी स्टेप्स होंगे वो लिए जाएंगे। इस सरकार से नहीं हो पाया। मैं कहती हूँ प्रिवेंशन क्यों पॉसिबल नहीं है इस सरकार से? क्यों रिएक्शन ही होता है कि जब किसी के साथ ये हालात बनते हैं तब आप आकर बात करते हैं हाँ हमने आपकी सारी मांगे मानी। उनकी मांगे 1 साल से जो आपने वादा किया था वो आपने पूरी की। मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ, राम कदम जी से पूछना चाहती हूँ, आज ये अपने इर्द गिर्द कितने सिक्योरिटी गार्ड्स लेकर घूमते हैं जब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमते हैं? क्या ये सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे डॉक्टर्स करते हैं उन पे लागू नहीं होती है? जवाब दीजिए राम कदम जी। राम कदम जी जवाब दीजिए, फिर मैं अरविंद सावंत और क्लाइड क्रेस्टो के पास जाऊंगा। और अगर डॉक्टर्स आपको याद दिला देते हैं तो उनकी जिम्मेदारी राम कदम जवाब दीजिए, अपनी सिक्योरिटी को दरकिनार कर दें। मैं इस चर्चा के नहीं, राम कदम जी जवाब दें। बार-बार ये सिक्योरिटी गार्ड्स अपने आसपास लेकर घूमते हैं। इस चर्चा के दौरान मैं कई बार ये कह चुका हूं कि जो परमानेंट सिक्योरिटी गार्ड देने की बात है 1100 गार्ड की, और तुरंत जो पुलिस की सिक्योरिटी देने की बात है, दोनों बातें सरकार ने मानी है। सर अब मानिए सर, अब मानिए ना आपने, अब मानिए। सावंत साहब 1 साल से वो जो मांग कर रहे थे उनको एक मिनट क्लाइड क्रेस्टो आ रहा हूं। अरविंद सावंत साहब, आप तो पुराने महाराष्ट्र के राजनेता हैं सर। 2010 में कानून नहीं आ गया, अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ, सरकार कह रही है अब हमने मांग मान ली,
सर अब क्या पछताए हो जब चिड़िया चुग गई खेत? बराबर है आपका कहना सही है, मैं इस पे बहस नहीं करना चाहता हूं। ये खामियां अगर रही है तो उसको मान्यता देनी चाहिए कि हमसे तरफ से खामियां रही, लेकिन आज अभी तो कदम उठा तो स्वागत करेंगे हम लोग। सही है, अगर वो मान्यता देने के बाद भी हमने सुरक्षा नहीं दी तो हमारी गलती है। चलिए क्लाइड कैस्ट्रो गो अहेड, फिर मैं भालेराव साहब के पास जाऊंगा। वन सेकंड ओके डॉक्टरों की सुरक्षा ये सिर्फ एक के हित में नहीं है, ये दोनों के हित में है। ठीक है क्लाइड कैस्ट्रो। गौरव जी मैं अपनी बातें जल्दी रखना चाहता हूँ। गौरव जी हम लोग राजनीति में इतने उलझे हुए हैं कि अभी अभी आपके संवाददाता ने हमें खबर दी कि एक और इंसान की जान गई है। हम जान जाने पर भी किसी के घर में आज एक सन्नाटा छाया है, दुख का वातावरण है। आज कुछ लोगों की जीवन में तकलीफ आई है, हम अभी वो नहीं सोच रहे। मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, मेरी डॉक्टरों से विनती है, सरकार से विनती है कि आज इतने लोग मर चुके हैं और एक जान गई है, आप इस चीज को जल्दी से जल्दी सुलझा लीजिए ताकि और एक जान नहीं जाए। एक विनती है सबसे, थोड़ी देर के लिए राजकारण भूल जाइए और एक साथ होकर आप ये लोग दीजिए लोगों को कि इसके बाद और एक जान नहीं जाए। डॉक्टर भालेराव मानते हैं इस विनती को? राजकारण भूल और जाइए। जब सरकार कह रही है कि सारी मांगे मान ली गई तो हड़ताल खत्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये बताइए सर। चले जाइए, लोगों को आपकी जरूरत है अभी कि मुझे ऐसा लगता है कि अस्पताल की कोई भी सेवा, कोई भी मरीज को तकलीफ नहीं हो रही है क्योंकि हमारे सीनियर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं आपकी जिम्मेदारी कहाँ है सर? उनका नंबर है। आपकी जिम्मेदारी कहाँ है सर? आपकी भी जिम्मेदारी है सर। सर आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, डॉक्टर का मतलब समझते होंगे आप मुझसे ज्यादा। सरकारी अस्पताल में ये डॉक्टर्स आकर काम करें। वो आप हमारी भी मजबूरी समझिए। हम केवल एक सर मान तो ली आपकी मांगे सरकार ने। 2010 सर सावंत साहब 1 मिनट में आ रहा हूं। आपकी मांगे सरकार ने मान तो ली। सरकार हमेशा यही करती है, सरकार हमें सिर्फ अश्योरेंस ही देती है। हम ये मांगे पहले भी बता चुके हैं, लेकिन सिर्फ हमें अश्योरेंस आप क्या चाहते हैं? गार्ड मिले हैं कल। भालेराव क्या चाहते हैं? मांगे कर रहे हैं, मांगे मान ली सरकार ने, आप क्या चाहते हैं? वो गार्ड को मारा गया है। डॉक्टर भालेराव क्या चाहते हैं आप? मांगे मान ली गई आपकी? सरकार ने हमारी मांगे पूरी तरह नहीं मानी है। सिक्योरिटी गार्ड का ये जो अश्योरेंस है ये पहले भी दिया था। जो सिक्योरिटी गार्ड हमें प्रोवाइड किए गए वो 50 साल के ऊपर के गार्ड है। कल ही हमारे आईजीएमसी में एक गार्ड को कैजुअलिटी। आपको राम कदम की बातों पर विश्वास नहीं है? बीजेपी के बड़े नेता है, महाराष्ट्र के एमएलए हैं, आपको इनकी बातों पर भरोसा नहीं है? आप बस इनसे पूछ लीजिए कितने सुरक्षा गार्ड ये लेकर घूमते हैं और डॉक्टर्स के अगेंस्ट ले लीजिए। सरकारी अस्पतालों में कितने डॉक्टर्स को सिक्योरिटी मिलती है, उसी से आपको जवाब मिल जाएगा। 8 बजे बंद होने वाली थी। 8 बजे बंद होने वाली थी, लेकिन बंद नहीं हुई अभी तक। सावंत साहब बोलिए। सावंत साहब 9:45 बज गए, आपके संवाददाता से पूछिए ना। संवाददाता से पूछूं मैं? ठीक है, आपकी बात ही मान लेता हूं। राकेश बता दीजिए जरा क्या स्थिति है। गौरव जी 1 मिनट। गौरव जी 1 मिनट। देखिए अभी जो जानकारी मेरे पास आ गई है उसके मुताबिक जो राज्य सरकार के कंट्रोल के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ के डॉक्टर्स ने वापस आना शुरुआत की है, लेकिन अभी भी जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं जो बीएमसी अस्पतालों में काम करते हैं वो अब तक नहीं पहुंचे हुए हैं। ये जानकारी हमें हमारे अलग अलग सूत्रों से मिल रही है, ना कि क्योंकि ये सूत्रों के हवाले से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आधिकारिक तौर पर यहाँ सावंत साहब की जिम्मेदारी बनती है। अभी भी कोई भी सामने आकर के सावंत साहब राज्य सरकारों के अस्पतालों में डॉक्टर लौटना शुरू कर रहे हैं कि जो ठीक है राकेश आप दिखाते रहिए विजुअल, हम दिखाते रहेंगे, आप दिखाते रहिए विजुअल, हम दिखाते रहेंगे विजुअल। लेकिन सावंत साहब अब तो बीएमसी के अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। गौरव जी नहीं आ जाएंगे। 1 मिनट गौरव जी, मुझे भालेराव से बात करनी है। भालेराव जी मेरी आपको, जब राज्य की सरकार, आपने कहा वो सही है, आश्वासित किया फिर भी नहीं दिया होगा, इसलिए मैंने खुले दिल से खामियां मंजूर कर ली। मैंने बहस किया कि गलत है, जो सुरक्षा देनी थी। मैं आपको आश्वासित करता हूं कि मैं खुद एक यूनियन लीडर हूं और आज मैं कहता हूं कि आपकी हमारी जो जिम्मेदारी है खास करके मरीजों की सेवा के लिए, आपको सरकार ने आश्वासित किया है। विश्वास करिए 8 दिन के बाद मेरा भी यह मंत्रालय की हमारा पार्लियामेंट का सेशन 12 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। मैं आपके साथ आता हूं। और आपने जो अभी मांग की ना, सुरक्षा व्यवस्था कैसी हो, 50-60 साल का आदमी नहीं आना चाहिए कि भाई जो सुरक्षा ही नहीं दे सर, मैं सही है, इसलिए मैंने खुले दिल से खामियां मंजूर कर ली। अब जब सरकार ने मान लिया है, लिखित में दे दिया है, आश्वासित कर दिया है, एक ही दिन में तो 1100 नहीं ला सकते ना।
लेकिन करेंगे, ये विश्वास आपको करना होगा। मैं भी आपके साथ रहूंगा, लेकिन भालेराव जी, आज आप मैं मानते हैं आपसे बात को? प्रार्थना करता हूं, ये हड़ताल की जो भालेराव बात जी, सरकार अरविंद के सावंत आश्वासन लोकसभा पर के आप पिछली मेंबर लीजिए, हैं, सारे शिवसेना बहुत सारे के डॉक्टर्स को बीएमसी करिए, में, आप जाइए। शिवसेना जैसे का मैं कब्जा मुंबई है, में शनिचर को शिवसेना में आऊंगा, बीएमसी आप अगर मुंबई में बीएमसी हो का तो मैं मेयर है। शनिचर को मुंबई आप में आपको- मानते हैं इस बात को डॉक्टर भालेराव? क्योंकि अभी आपके कुछ साथी लौट रहे हैं हड़ताल छोड़कर काम पर, आप भी लौट जाइए सर, वो उधर भी आ जाएंगे। देखिए, हाँ बिल्कुल, अगर इस प्रकार की अगर हमें लिखित में इन्होंने दिया है, उन्होंने कहा है कि 30 अप्रैल तक जो भी सिक्योरिटी है वो आ जाएंगी, मुंबई से लेकर नागपुर तक ऐसा उनका इंस्टॉलमेंट होगा। हम अपनी जनरल बॉडी मीटिंग लेके इस बारे में डिसाइड करेंगे, लेकिन ये सिर्फ केवल सिक्योरिटी की बात है। नहीं, भालेराव साहब, एक मिनट, आप जो बोल रहे हैं ये नेशनल चैनल पर, लाइव टीवी पर, नागपुर से लेकर नासिक तक, मुंबई से लेकर महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में लोग आपको सुन रहे हैं, जो कह रहे हैं उस पर इंप्लीमेंट कीजिएगा। आपने कहा है कि अगर आश्वासन मिलता है तो आप हड़ताल छोड़कर जा रहे हैं, बोलिए आगे। नहीं, मैंने कहा है केवल सिक्योरिटी के मुद्दे से हम सेटिस्फाई हो सकते हैं, अगर उन्होंने ये बोला है, लेकिन बाकी जो भी मुद्दे हैं, जो अलग कॉज भी है, हमको अनसेफ एनवायरनमेंट फील करने का, क्योंकि बाकी जो रिलेटिव्स का, जो सावंत सर ने बोला है कि एक डॉक्टर को 30-40 रिलेटिव्स घेर के खड़े रहते, वो जो इतने सारे बिल्कुल आपका हक है, पास सिस्टम इंप्लीमेंट जो है, डॉक्टर भालेराव बिल्कुल आपका हक है, आप अपनी सिक्योरिटी का मुद्दा उठाइए, हमको टर्मिनेट करने में 12 घंटे तरीका नहीं समझ में आया आपका। डॉक्टर भालेराव, आपको क्या, हर किसी को अपनी सुरक्षा का हक है, लेकिन क्योंकि आप डॉक्टर हैं, तरीका समझ में नहीं आया। हमको ये तरीका इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि नहीं, हमको ये तरीका इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि अब तक ये हमने शांति से ही किया। केवल हमारे मेयो में, आईजीएमसी में एक साल में 4 बार अटैक हुए। आप देख लीजिए, 4 बार अटैक हुए, तो 4 बार अटैक में भी हमने एक भी बार स्ट्राइक नहीं किया, एक भी बार मास बंक नहीं, कुछ नहीं। हमने हमेशा अपने डीन पे, हमारे सरकार पे भरोसा रखा कि हमको हमेशा अश्योरेंस मिलता रहा कि आपको सिक्योरिटी 2 दिन में मिल जाएंगी, 10 दिन में मिल जाएंगी, लेकिन 1 साल हो गया, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए हमें ये कदम उठाना ही पड़ा। मैं एक बात तो है यहाँ पर, ठीक है डॉक्टर भालेराव, ओके, राम कदम साहब, आप फाइनल कमेंट आप ही से लेता हूं, क्योंकि एक बात तो है डॉक्टर भालेराव की बात में, इनसिक्योरिटी का सेंस जरूर उनकी बातों में झलकता है, और सर सिक्योरिटी नहीं होगी तो डॉक्टर काम कैसे करेगा। मैं अभी भी उनके तरीके पर सवाल उठा रहा हूं, लेकिन सुरक्षा का हक तो है उनको, देर ही सही लेकिन दुरुस्त तो आइए सर। कम से कम अब ये वादा कर जाइए कि अब किसी डॉक्टर की पिटाई नहीं होगी। क्या डॉक्टर्स की जो मांगे हैं वो सारी मांगे हमने मान ली हैं सरकार ने, और भी कुछ उनके कुछ व्यक्तिगत कुछ तकलीफें हैं वो भी सरकार सुन करके उनके भी हित में सरकार काम करेगी। पर मैं फिर से पुनः आपके माध्यम से पूरे महाराष्ट्र के मार्ड के सारे डॉक्टर से विनती करूंगा कि इस प्रकार से मरीज को कॉर्नर करना ये ठीक नहीं है। जो काम पे चढ़ चुके हैं उनका अभिनंदन करता हूं, और जो काम पे अभी भी नहीं चढ़े हैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि केवल सभी एक मानव, ठीक है, ओके डॉक्टर क्लोजिंग कमेंट आपका, सारे लोग आपका क्लोजिंग कमेंट, फाइनल कमेंट आपका। गौरव जी, ये समस्या सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है। मैं आपको बता दूं, हमारे दिल्ली के अंदर भी इस प्रकार से कम से 12 केसेस पिछले 1 साल में हो चुके हैं। हमेशा होता है कि यूपी के अंदर आप चले जाइए, इलाहाबाद के अंदर डॉक्टर को क्लिनिक के अंदर जाके मर्डर कर दिया गया, सीसीटीवी में सारा पुलिस ने देखा, कुछ नहीं हुआ। जिस कानून की आप आज महाराष्ट्र की बात करें, 2010 के अंदर आया था, यह आज की तारीख में 17 स्टेट्स ने पास कर दिया है। हम सरकार से सेंट्रल में ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसको आप सेंट्रल लॉ लेकर आइए और उसको अरविंद सावंत है आपके सामने, इनसे हाँ, मैं अरविंद सावंत जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको सेंट्रल लॉ के रूप में लाइए और पूरे देश के अंदर इसको लागू कीजिए, ताकि डॉक्टर आराम से और कंसंट्रेट करके उसकी सेवा कर सके। ये ना कि वहां पे हमेशा पिटता रहे। हमारी आपसे ये ओके, बहुत शुक्रिया सर आपका। डॉक्टर भालेराव, जाते जाते एक बात कह दूं, आप ये मत समझिएगा कि हम आपको विलन के तौर पर यहां पेश कर रहे हैं, लेकिन सर जिम्मेदारी ज्यादा है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी निभाने का मादा भी रखना पड़ेगा, बस यही इतनी सी बात है। बाकी उन 58 या 59 मौतों के जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, सर सोचिए उनके घर पे क्या बीत रही होगी। कोई नहीं उस चीज दर्द को महसूस कर सकता जो दर्द आज उनके घर वाले महसूस कर रहे होंगे। फिलहाल आज बिग स्टोरी बिग डिबेट में बस इतना ही। कोशिश ये थी कि आम आदमी से जुड़ा मुद्दा एक बार फिर उठाया जाए और सवाल उनसे पूछे जाए जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी है। हम ऐसे सवाल फिर उठाते रहेंगे, आगे भी उठाते रहेंगे। आप देखते रहिए बिग स्टोरी बिग डिबेट, #BSBD पर अपना फीडबैक देते रहिए। नमस्कार।